बच्चे सारे कनेक्ट हो गए? कौन आ रहा बुबा? बहुत बढ़िया, बहुत सही है। चलो होता है सर, होता है। कोणाचा फोन आला होता? मैं सब पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ेंगे। सर ये चैप्टर आप ही पढ़ाएंगे? सर हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर से पढ़ाना पड़ेगा। सब बच्चे कनेक्ट हो गए? Recording in progress. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर, है ना? तो ये टॉपिक उन सभी के लिए बहुत यूजफुल है जो बच्चे 12th में है और उनका टर्म 2 का एग्जाम आने वाला है, जो बच्चे 12th में और ड्रॉपर में है जिनका जे मेंस का एग्जाम आने वाला है। हालांकि अच्छी बात ये है कि इस एडवांस के सिलेबस में नहीं है, और आज आपका जे मेंस का भी नोटिफिकेशन आ गया है, आपने पढ़ लिया होगा, है ना? अगर वो नहीं है, आज जे मेंस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको आप देख लेना, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा। पेपर की जनवरी के सेकंड वीक से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वही आपके 4 पेपर अटेम्प्ट 4 हैं। डेट आ गई ना, सर कब है डेट? डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, हाँ, बट हाँ ये है कि बहुत जल्दी डेट आ जाएगी। तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, प्लीज बी सेटल फास्ट। तो प्यारे बच्चों, एक थ्योरेटिकल टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल भी नहीं है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है, एक मिला जुला सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ वर्षों का पेपर उठा के देखते हो तो आप देखोगे जे मेंस में एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आ रहा है, एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट को भी इसमें अगर इंक्लूड कर लें तो आप देखोगे कि अकेले इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो मिनिमम है कि हर जे के एक पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है। जे मेंस के पेपर की बात कर रहे हैं, एडवांस में तो कह रही है ही नहीं। तो 2 इसके बहुत जरूरी फायदे हैं। पहला तो जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, अभी करंट जो 12th वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये टर्म 2 में आने वाला है। टर्म 2 का पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर लगेगा, तो आपको एक एक थ्योरी याद होनी चाहिए, जैसे मैं लिखाता जा रहा हूँ। दूसरा, जो बच्चे ड्रॉपर के बैच के हैं उनके लिए जरूरी ये है कि जे मेंस का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। जे मेंस का एक क्वेश्चन आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको भर भर के पीवाईक्यू मिलेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर के यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही रहा है, हर सेट में एक क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है और काफी न्यूमेरिकल कम, मतलब उतना आप मैकेनिक्स से अगर आप इसको कंपेयर करो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आप कंपेयर करो तो उस लेवल का ये नहीं है। थ्योरेटिकल है, चीजें बहुत आसान है, बहुत समझ में आएगा। फ्री के नंबर है, लूटना चाहो तो लूट। दूसरा ये है कि भैया आज की दुनिया का, ये आज के एरा का, इस जिस एरा में हम जी रहे, इसका ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है। जो बच्चे जेईई मेंस का पेपर देने के बाद आईआईटी में जाएंगे, एनआईटी में जाएंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस करते हैं, तो इसको 3-4 साल पढ़ने वाले लगातार। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेंगे, इंजीनियरिंग की ब्रांच, कंप्यूटर साइंस भी इनका होगा,
तो सेमीकंडक्टर तो उनको 3-4 साल तक पढ़ना ही पढ़ना है। आज आप देखते हो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मेरी बात ध्यान से सुनते चलना और बिल्कुल भी डिस्टरबेंस अब नहीं होना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आप मोबाइल की बात करो, टीवी की बात करो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप देखते हो सब में सेमीकंडक्टर लगा होता है। उन सबके अंदर कुछ ना कुछ सेमीकंडक्टर, कुछ ना कुछ डिवाइस कोई ना कोई तो लगी ही होगी। सेमीकंडक्टर आज की दुनिया का, आज प्रेजेंट टाइम का इतना इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट बन चुका है कि हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस सेमीकंडक्टर के ऊपर आ गई है। बट द फैक्ट इज कि इंडिया सेमीकंडक्टर को अभी प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें सेमीकंडक्टर के लिए डिपेंड होना पड़ रहा है इधर ऑन द चाइना और ऑन द साउथ कोरिया। ये सारी से पॉलिटिकल बातें, इसके से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैं इसका सिर्फ इसको बता रहा हूँ। तो अब आपने अगर थोड़ी दिन पहले नितिन गडकरी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी जी, उनका स्टेटमेंट सुना होगा, तो वो चाह रहे हैं कि गडकरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है सबसे ज्यादा बने। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सेमीकंडक्टर की चिप बने। सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ है नहीं, तो इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है किसी भी चीज का, क्योंकि आजकल कोई भी चीज को बिना इलेक्ट्रॉनिक, बिना उसमें सेंसर लगे बनाना इम्पॉसिबल है। हर चीज आजकल डिजिटलाइज्ड है, हर चीज में सेंसर लगे हुए हैं। कोई भी आप ऐसा गैजेट बता दो, अगर आप कोई भी गैजेट खरीद रहे हो उसमें सेंसर ना हो, सारी चीजें डिजिटल है। पहले बर्नियर कैलिपर आता था, आजकल बर्नियर कैलिपर भी डिजिटल हो गया है। सीधे आप रीडिंग बताता है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ऑल थिंग्स आर डिजिटल। अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप फ्यूचर बना सकते हो आने वाले टाइम में। बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर इसके ऊपर स्टार्टअप्स बना रहे हैं। तो ये तो था इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर बेसिकली आने वाले टाइम का एक बहुत ज्यादा कह सकते हो कि इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा यहाँ से पैकेज ले सकते हो, क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटली है। तो सेमीकंडक्टर को हम पहले इसकी थीम सुनो, पूरी स्टोरी सुनो। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि अगर किसी के किसी के घर में तो पुराने जमाने वाला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है किसी ने, उसके पीछे एक मतलब ऐसा बड़ा सा ऐसा लगा होता था। तो पहले टीवी के अंदर सबसे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पहले वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। पहले क्या लगे होते थे? वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। 1950 तक उन वैक्यूम ट्यूब ने दुनिया के ऊपर राज किया, लेकिन बाद में उसको बदल दिया गया। फिर सेकेंडरी सर्किट आ गए, कैथोड ट्यूब आने लगी, इन कैथोड ट्यूब को भी बदल दिया गया। अब आजकल दुनिया चल रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का। आईसी में आपके पास छोटे-छोटे डायोड लगे होते हैं, ट्रायोड लगे होते हैं छोटे-छोटे से। ये डायोड, ये सेमीकंडक्टर के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो स्पेस कंस्ट्रेंट होता है। आज आप ध्यान से देखो, आज की जो टीवी है वो टीवी है नहीं, वो एलईडी है। पहले टीवी मतलब आगे से तो वो उतना ही होता था फ्रंट, लेकिन पीछे बहुत ज्यादा स्पेस कंस्ट्रेंट करती थी। पीछे बहुत ज्यादा वो स्पेस कंस्ट्रेंट करती थी। देखा है आपने पीछे पुराने जमाने का टीवी, उसके अंदर एक ट्यूब भी लगी होती थी, वो ट्यूब हो जाती थी टीवी खराब, तो आप क्या कहते थे, उस ट्यूब को डलवाते थे, वो कैथोड ट्यूब होती थी, उससे चलते थे। अब वो सिस्टम ही हटा दिया, अब आईसी लग गया। आईसी यानी कि आईसी के अंदर बहुत सारे डायोड लगे होते हैं। डायोड यानी कि सेमीकंडक्टर लगे होते हैं। सेमीकंडक्टर एक तो सस्ता बहुत होता है, सेमीकंडक्टर का स्पेस इतने से स्पेस में काम कर लेगा, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, ड्यूरेबल बहुत ज्यादा है, हजारों लाखों फायदे हैं। तो सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई। पहले इंसान को टीवी रखता था, टीवी बड़ी होती थी, इंसान पतला होता था। टीवी पतली हो गई, ये तो हरा गया, वॉल्यूम तो बराबर ही रहेगा। नेचर में वॉल्यूम का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सेमीकंडक्टर के ऊपर हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। एक लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे, और ये लाइन बहुत जरूरी है। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज, मैंने लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। कंट्रोल्ड फ्लो मतलब चार्ज फ्लो तो करे, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार चार्ज फ्लो करे। दुनिया डिजिटल है भैया, दुनिया क्या है? डिजिटल है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को और इंजीनियरिंग के रूप में देखना चाहते हो, तो आजकल एक कार आती है, जितनी भी कार आती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ये कहता है, अगर एक में टाटा नेक्सॉन की कार देखा था, तो उसने बताया कि कार जैसे घूमेगी तो चारों पहियों के ऊपर टॉर्क बैलेंस रहना चाहिए, ताकि टॉपलिंग ना हो कार का।
कार का क्या नाम हो, टॉप प्लेन। अब चारों पहियों के ऊपर टॉर्क अगर बराबर जैसे नहीं होगा तो उसके सेंसर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होंगे। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आ गया। हर एक चीज के अंदर सेंसर्स आजकल लगे हुए। सेंसर्स में आप क्या चाहते हो, सेंसर में आप चाहते हो आपकी डिजायर फुलफिल, आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलना चाहिए। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बना लो, आप चाहोगे उसके अंदर कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज हो। दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सेमीकंडक्टर, सुनिए मेरी बात ध्यान से, सेमीकंडक्टर ऐसी मटेरियल है which is used to design such a circuit। सेमीकंडक्टर की हेल्प से आप ऐसे सर्किट को आसानी से बना सकते हो जो आपके सारों के ऊपर काम करे। आप जैसा चाहो वैसा उनको इजीली कंट्रोल कर लो, ऐसा सेमीकंडक्टर कर सकता है, ऐसा सेमीकंडक्टर कर सकता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें आप चार्ज पार्टिकल को कंट्रोल कर सकते हो, चार्ज पार्टिकल को कंट्रोल कर सकते हो, चार्ज पार्टिकल को कंट्रोल कर सकते हो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर सकते हो। आप जब चाहो इलेक्ट्रिक करंट को बना सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हो, कंडक्टेंस को बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा इसमें। तो सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल, सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल which is generally used to design, to design such a circuit in which you can control the flow of charge, अब हम बात करते हैं बेसिकली, ये तो पहली बात थी। आप जब भी किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाओगे तो आप ये चाहोगे उस इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज का जो फ्लो है वो कंट्रोल फ्लो के लिए सबसे जरूरी मटेरियल कंडक्टर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इंसुलेटर हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है which can be used to design such a material। अगर हम यहाँ से मटेरियल का क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, को मैं देखूं तो सॉलिड को ना 3 कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया। सॉलिड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। सबसे पहला आया, बहुत ध्यान से देखना, इंसुलेटर, और दूसरा है कंडक्टर, और तीसरा है सेमीकंडक्टर। मेरी बात ध्यान से सुनते चलना, बाद में देख लेना, पूरी कहानी लिखी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, पर पहले सुनते चलो। सबसे जरूरी चीज, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल है, सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल जो आपकी इस डिजायर को फुलफिल करते हैं, इस डिजायर को, कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इस एबिलिटी को सेमीकंडक्टर फुलफिल कर सकता है, इट इज सच अ मटेरियल। अब इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर, आपने कहा कि भैया इंसुलेटर तो ऐसा मटेरियल है जिसमें कोई नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों नहीं है इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में करेंगे। नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा, चार्ज कैसे आया, ये आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, बट लेकिन अभी आप सिर्फ सुनते चलो, अपने आप दिमाग में एक क्रोनोलॉजी सेट हो जाएगी जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूंगा। फिर आता है कंडक्टर, फिर क्या आता है बेटा, कंडक्टर। तो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा सेमीकंडक्टर के बारे में, जो यहाँ से कई बार अब तक क्वेश्चन पूछा गया, जे मेंस में थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, कि कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो इनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। There is a direct relation which relates the resistance of a conductor with the temperature, that we say R equal to R naught 1 plus alpha delta T। आया ना, अल्फा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है ना। अल्फा का वैल्यू कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
अल्फा का वैल्यू क्या होता है कंडक्टर के लिए, मेरी बात सुनते चलना, ये लिख लेना बाद में आराम से। अल्फा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ी, रेसिस्टिविटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सिग्मा का वैल्यू कम, कंडक्टिविटी का वैल्यू कम होगा। पहली बात, हम सॉलिड को क्लासिफाई कर रहे हैं, हमने सॉलिड को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया। फर्स्ट इज इंसुलेटर which generally do not conduct the electricity, second one is conductor is one which conduct the electricity। कंडक्टर के बारे में सबसे जरूरी बात ये है जिसके ऊपर अब तक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दिस इज हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, R equal to R1 1 plus alpha delta T। अल्फा का वैल्यू कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, अल्फा का वैल्यू कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मटेरियल का रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा, मटेरियल का रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस फॉर अ कंडक्टर व्हाइल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। बात समझ में आई? तो हेडिंग लगाइए आप सेमीकंडक्टर, और सबसे पहले आप ये लाइन लिखेंगे, फिर मैं इसको पूरा मैं दिखाता हूं, उसको लिखिए। सेमीकंडक्टर में सबसे पहले लिखिए कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज में सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। हालांकि आप यहाँ पे और भी होल पढ़ने वाले हो, चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन भी पढ़ोगे, होल भी पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले ये लिखिए और उसके बाद मैं बोलता चलूंगा, आप लिखते चलेंगे। हिंदी मीडियम वालों थोड़ा सा दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, रोहित से पूछना चाहेंगे, पक्का ना? औड़िया नहीं है। पक्का? झूठ बोल रही है कैसे? चलिए लिख लिया पहला। सेकंड पॉइंट लिखिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। So second point ये कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट में बोल रहा हूं सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल, सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल, सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल which is used to design, semiconductor are the material which is used to design, which is used to design, which is used to design, which is used to design the control flow of charge, which is used to design the control flow of charge, which is used to design control flow of charge, control flow of charge inside the material, inside the material। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से चार्ज की कंट्रोल फ्लो को गवर्न किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में हेडिंग लगा लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इंसुलेटर, कंडक्टर, एज इट इज लिख लीजिए। हिंदी वालों को मैं बोल देता हूं, इंसुलेटर को कहते हैं कुचालक, कंडक्टर को कहते हैं आपको पता ही, लो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब धारा का प्रवाह। मेरा देखो इंसाइड का, इंसाइड का आई बात समझ में? अब बात करते हैं जिसके ऊपर रुके आओ सर, रुके आओ। बढ़ा के
मेडिकल में इंजीनियरिंग और तो पढ़ना पड़ेगा नहीं मजाक नहीं कर रहा अब तो रफ कर दूं कर दिया जाए पर दिक्कत ये कि पहले जे मेंस को निकल जाए पास तो पढ़ेंगे सुनो भाई सेमीकंडक्टर क्या है दो कैटेगरी तो मैंने पढ़ ली इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते दूसरा मैंने पढ़ा कंडक्टर कंडक्टर के बारे में मैंने सबसे जरूरी बात देखी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ी कंडक्टिविटी कम होगी कंडक्टिविटी कम होगी तो सेमीकंडक्टर क्या है सेमीकंडक्टर एक ऐसी कैटेगरी है एक ऐसा मटेरियल है इट बिहेव्स like a conductor behaves like a conductor at room temperature सामान्य ताप पर ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं सुन लीजिए मीडियम वाले सामान्य तापमान पर ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं behaves like a insulator at a very low temperature और बहुत निम्न ताप पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं अभी लिखना मत पहले सुनते चलो पूरी कहानी को तो सेमीकंडक्टर बेटा एक ऐसे मटेरियल है इनकी कंडक्टिविटी क्या कंडक्टिविटी कम होती है क्या होती है कम किससे कंडक्टर से किससे कंडक्टर से ज्यादा होती है किससे इंसुलेटर से अच्छा ये तो समझ में आ गया ये तो था अबाउट कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का क्या है इसमें रोल अगर आप सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस देखो तो आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो ओम्स लॉ में आपने ऐसा पढ़ा होगा ओम्स लॉ सेज की potential difference amount of current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference across the end of the conductor B is directly proportional to I फिर आपने कहा होगा कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको आप कहते हो ओमिक मटेरियल के लिए आपने बीआई ग्राफ बनाया होगा एकदम सीधा निकला होगा और फिर आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में नॉन ओमिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो और आपने एग्जांपल दिया होगा सेमीकंडक्टर तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है ना एक तो लीनियर रिलेशन को फॉलो नहीं करता है कि बीआई ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन नहीं होता है वो हम पढ़ने वाले हैं इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा इनके रेजिस्टेंस की क्या कहानी है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा इट इज नॉट लाइक द कंडक्टर ये कंडक्टर की तरह नहीं है कंडक्टर के केस में क्या था बच्चों टेम्परेचर बढ़ रहा था रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है रेजिस्टेंस घट रहा है ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि R = R0 1 + अल्फा डेल्टा t तो यहाँ पे जो अल्फा है इसका वैल्यू नेगेटिव है इसका वैल्यू क्या है और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी अगर रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्यों क्योंकि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी और रेसिस्टिविटी घटेगी तो कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी ये पूरी कहानी अब मेरी एक बात सुनो प्यारे बच्चों आपने कहा कि सर ये जो सेमीकंडक्टर है आप कह रहे हो कि लेस देन
इनका जो कंडक्टिविटी है, वो कंडक्टर से कम है। कंडक्टिविटी इनका कंडक्टर से कम है, तो क्यों ना आप कंडक्टर यूज कर लेते हो। आप कंडक्टर यूज कर लीजिए, सेमीकंडक्टर क्यों यूज कर रहे हो। तो सबसे अच्छा एडवांटेज जो सेमीकंडक्टर का है वो ये है कि सेमीकंडक्टर में कंट्रोलिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर से कहीं ज्यादा है। सेमीकंडक्टर में आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो, सेमीकंडक्टर में आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो, सेमीकंडक्टर में आप रेजिस्टेंस को, कंडक्टेंस को कंट्रोल कर सकते हो। बट ऐसा कंडक्टर में नहीं होता, ऐसा कंडक्टर में नहीं होता है। यहाँ पे आप जितना मर्जी पड़े उतना रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लैक्स ऑफ टाइम्स। आप कहोगे कि सर कंडक्टर में बढ़ा सकते हैं, कंडक्टर में बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता है रिलेटिव टू दिस। ऐसा उसमें पॉसिबल नहीं है जैसा यहाँ है। तो इसमें जो गवर्निंग पावर है हमारे पास, कंट्रोलिंग पावर है ओवर द करंट, कंट्रोलिंग पावर ओवर द करंट वो कहीं ज्यादा है। कंट्रोलिंग पावर ओवर द करंट क्या है, कहीं ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, ऐसा आप सेंसर में पढ़ते हो, जो सेंसर होते हैं ना वो कुछ इसी तरह काम करते हैं। ध्यान से देखो, ये कंडक्टर है, ये क्या है, मैंने कहा ये आपका एक वायर है, कॉपर वायर है। क्या है, कॉपर का बनता है कि एल्यूमिनियम का, कॉपर वायर हो जाता है। ये आर ना गोल्ड का बना है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। करंट फ्लो होगी, आपने कहा कुछ इधर ऐसे करंट का फ्लो होगा। अच्छा, अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, इसको प्लस कर देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं, तो आपने कहा कुछ करंट ऐसे फ्लो होगी, है ना। अच्छा, अगर यही सेमीकंडक्टर होता ना भाई साहब, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसके अक्रॉस ये आपका हायर पोटेंशियल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है। आपने कहा ये करंट फ्लो हो रही है, करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अगर मैं इसमें उल्टा कर दूं तो मेरी मर्जी पड़े तो मैं करंट को फ्लो भी करा सकता हूं, नहीं तो रोक सकता हूं। मेरे पास कंट्रोलिंग पावर है, मैं चाहूं तो आई को भी जीरो कर सकता हूं। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट in case of semiconductor, but it is not possible in case of conductor. That's why controlling power over the current, करंट के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है, ये सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा है as compared to the conductor, that's why we generally prefer to the semiconductor, इसलिए we go for the semiconductor। दूसरा स्पेस कंस्ट्रेंट होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, जरा सा होता है डायोड। आप मोबाइल का मदरबोर्ड खोल के देखना, उसमें जरा से डायोड लगे होते हैं, बहुत कम पावर को कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, लो कॉस्ट होते हैं, पैसा आपका बहुत कम जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी यूज द सेमीकंडक्टर। पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितने भी गैजेट बन रहे हैं वो सब, दिस इज द ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर। इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, रूम टेंपरेचर के ऊपर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट वेरी लो टेंपरेचर, एट वेरी लो टेंपरेचर। कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कंडक्टर से कम कंडक्टिविटी होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो कुछ ऐसी कहानी है। दिस इज, आप ऐसा कह सकते हो कि कंट्रोलिंग पावर ओवर द करंट, ओवर द इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर। ये सुप्रीम कोर्ट में समझ लेना, सेमीकंडक्टर है इस कहीं ज्यादा होती है कंडक्टर से, कहीं ज्यादा होती है किससे, कंडक्टर से। लिख लीजिए पूरी कहानी ऐसे ही, समझना चाहिए। क्या कह रहे हो, शेड्यूल का सर, मतलब सर ये जैसे आपने बताया कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं करंट को, कैसे मतलब तो बढ़ोगे ना यार, क्या बोलोगे। ये जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा अपने आप बोलोगे अरे सर ये रेक्टिफायर है, अरे सर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है।
तो सबर तो रखो यार। हाँ? गुड्डू को सबर ही नहीं है। गुड्डू चाह रहा है आज ही ऐसा कुछ हो कि पूरा दिमाग में चला जाए। हाँ? गुड्डू को बिस्किट थोड़ी खिला देंगे हम। क्या काम? फोटो भेज रहा है। देखो जिसको मरना है उसको कौन मरना है बात है ना। विद्यार्थी की मजबूरियों में सिर्फ गुरु की साथ गुरु मंत्र में चूना ना लगाए। लिख लिया? तुम यार ऐसे देखोगे बच्चों की तरह एकदम मोती बना रहे हो। सुपर ह्यूमन लिख पाएगा इतना फास्ट आप बोलना है कि लिख लो आप बोल मैं तो फटाफट लिख दिया ऐसे। हां आगे समझना है। हाँ जो आपको ये आता लिख लिया बच्चों? नो सर। बेटा मैं टारगेट लिया हूँ कि मैं इस पूरे चैप्टर को 5 क्लास में समझाऊंगा। एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दीजिए लिखने का। पांच एक क्लास है लिखने की। एक में डायमंड एक में सेंटीमीटर एक में ट्रांजिस्टर एक में अच्छा आप लोग अगर लिखो नहीं और मैं लिखा लिखा हुआ दे दूंगा आपको। नहीं सर इसको बीट कराते जाओ सर जो आप पढ़ाया वो भी उड़ जाएगा। तो इसको जल्दी लिखो ना यार। आप लिख लिया आपने लिख लिया? अब रख दिया जाए इसको। यस सर। नो फ्री डायग्राम कौन सा डायग्राम? अब बोर्ड पे लिखा है तुम्हारी मर्जी है जितना चाहो उतना लिख लो। सर बिठा दिया। सबसे जरूरी था ये सबसे जरूरी था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सबसे जरूरी है। ये सबसे जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट है। ये सब जो बोर्ड पे लिखा है ना उसको रफ करें। नो सर। हाँ बेटी स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत ध्यान से देखना। नैन्सी नैन्सी क्लास में है क्या? नैन्सी जी सर। बेटी तुम एक दिन क्लास लेने आई और उस दिन तो बस की सर आपको हम पूरा पढ़ेंगे ऐसे वैसे। हाँ लेकिन नैन्सी सोच रही एक्चुअली सर एक चीज पूछना है सर। सर अगर सेमीकंडक्टर की सर अच्छे से जैसे कि उनको अगर वर्क कराना है तो सर उसके सर टेम्परेचर हाई चाहिए क्या मॉडरेट चाहिए सर टेम्परेचर? अभी रुको ये पूरा इसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। टेम्परेचर क्या चाहिए, कितना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी रुको ये सब धीरे धीरे पूरा आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ना पूरा क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सारे आंसर आपको एट द एंड ऑफ द डे मिल जाएंगे। ओके सर। एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन एटम। आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो तो बेहतर रहेगा। तो इसीलिए तो बोले आप लिखिए। अब आप लिख सकते हो मेरे साथ ही लिखिए। सर हम तो लिखते हैं सर, आप ही मना करते हो। ना ना बेटा मैं मना करने वाला कर दिया। अब मुझे पता चल गया आप लोग ऐसे मानने वाले नहीं।
बहुत आज्ञाकारी सर है, बहुत आज्ञाकारी से मिल रहा है सर हमें। ठीक है। अब देखो अगर इससे कुछ न्यूमेरिकल पूछते ना ये तब नहीं बोलते। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन एटम। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, आपने चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो जानते ही हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर आपके पास एक ऐसा निकाय है जिसके अंदर दो आवेशित कण हैं, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्ज पार्टिकल है, कितने चार्ज पार्टिकल है? इसके ऊपर चार्ज कितना है? q1, इसके ऊपर चार्ज कितना है? q2। और अगर आप कहो कि इन दोनों के बीच की दूरी r हो, इनके बीच की दूरी r हो, तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? चिल्ला के कहते थे P1 Q2 बाय r, ऐसा कहते थे, चिल्ला के नहीं कहते थे। अगर आपने फिर ऐसे क्वेश्चन भी किए होंगे, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है ना, दो दो के आपने पेयर बनाए होंगे, उन पेयर की एनर्जी को ऐड किया होगा, आपको पूरे सिस्टम की एनर्जी मिल गई होगी। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैंने तो सिर्फ इतना सा बताया, अगर स्पेस में कहीं भी आपके पास दो चार्ज पार्टिकल रखे तो दो चार्ज पार्टिकल जिनका बीच का सेपरेशन r है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, k q1 q2 डिवाइडेड बाय बड़ी क्लियर है। अगर आपके पास एक एटम, क्या हो? एटम, एक एटम की हम बात करते हैं, क्या है बच्चों? एटम। तो एटम के अंदर तो क्या होने वाला है? न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? नाभिक, है ना। न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ओवरऑल जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा बिहेव करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन की वजह से, ऐसा सिर्फ प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस कैसे बिहेव करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। और इसकी जो आउटर सेल है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। आपने कहा कि ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है? r। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा चार्ज और न्यूक्लियस कितना होता है। चार्ज और न्यूक्लियस, आप चार्ज और न्यूक्लियस कहते हो Z, कितना कहते हो? Z क्या है? एटॉमिक नंबर। Z क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। अगर जैसे हाइड्रोजन है तो उसका चार्ज कितना होगा? A। हीलियम है तो कितना होगा? 2, क्योंकि दो ही प्रोटॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है 3, बेरिलियम है, बोरॉन है, ऐसा मतलब समझ में आया? अब अगर आप इसका पोटेंशियल एनर्जी देखते हो, पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी देखते हो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन एटम, तो आप ध्यान से देखोगे, आप कहोगे कि Q1 कितना है? Z, और Q2 कितना है? -A। Q2 कितना है बच्चों? -A। इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, आया ना? ये तो न्यूक्लियस तो बेटा पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? तो न्यूक्लियस के पास में पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? Z। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है ना। Z यहाँ पे क्या है? और E इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय R। अगर आप इसको और क्लैरिफाई करके लिखते हो तो यहाँ से आपको मिला -k ZE²/r। मेरे साथ साथ ही लिख लिया होगा आपने, U equal to -k ZE²/r। This is the potential energy of electron in an atom। इतना पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे, तो इतना उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगा, where r is the distance of electron
In this case, R. This R is the distance of electron. Distance of electron from nucleus. From nucleus. लिख लीजिए. हिंदी में बता देता हूँ. हिंदी मीडियम के ऑनलाइन भी क्या? जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और जो ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं, तो मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ पूरा. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा. आज जब भी आपके पास कोई ऐसा निकाय है, हिंदी वाले सुन लो आराम से, फिर लिख लेना. आपके पास एक ऐसा निकाय है जिसके अंदर दो आवेशित कण है. कितने बेटा? दो आवेशित कण है, और उन दोनों आवेशित कण के बीच की दूरी कितनी हो? r हो. तो उस निकाय के लिए जो स्थितिज ऊर्जा हम डिफाइन करते हैं वो कितनी होती है? k q1 q2 डिवाइडेड बाय r. अगर आप किसी एटम की बात करते हो तो एटम के अंदर नाभिक होगा, और नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं. प्रोटॉन कहां से आ गए? वही कैसे हो जाएगा? नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. तो ये आपका नाभिक है. नाभिक के ऊपर जो चार्ज होता है, नाभिक के अंदर कौन कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. तो न्यूट्रॉन के पास तो बेटा, न्यूट्रॉन तो एक उदासीन कण है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है. और प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है. तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूट्रॉन बिहेव करता है पॉजिटिव. न्यूट्रॉन के पास भी कैसा चार्ज आ गया, और न्यूक्लियस के पास भी कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज. कितना आ गया? Z. Z क्या है बेटा? उसका परमाणु क्रमांक. Z क्या है? परमाणु क्रमांक 1 है, तो न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज आ गया? 1 ही. परमाणु क्रमांक 2 है, 2 ही. और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही. तो इस इलेक्ट्रॉन का, इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्थितिज ऊर्जा बनेगा वो क्या बनेगा? k Z q1 q2 माइनस e और e स्क्वायर. माइनस का साइन बाहर आ गया. इतनी इसके पास में क्या बनी? पोटेंशियल एनर्जी बनी. तो इस बेटा हाँ इलेक्ट्रॉन. हाँ इलेक्ट्रॉन को, इसको मैंने q1 मान लिया, q2 हो गया. कोई दिक्कत? तो इसको रख कर दूं. अगर हम किसी एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस का चार्ज Ze हो गया. न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन. और अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें इन एन एटम, तो वो इतना होगा -k Z²/r. इसको रख कर दो बच्चों. एक्चुअली सर ये पूछना है सर, वो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के साथ Ze के ऊपर सर क्या लिखा है सर? सर वो बोर्ड थोड़ा ब्लर हो रहा है. हाँ क्या कह रहे हो बेटा? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस दैट इज Ze. Z इज द एटॉमिक नंबर. Z यहाँ पे लिखा है बेटे एटॉमिक नंबर. सर वो थोड़ा ब्लर हो रहा था सर, सॉरी. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम k Ze into -e. तो ये -k Z²/r हो गया. तो इधर देखिए, तो यहां से आपको पता चला U that is -k Z²/r. U equal to -k Z²/r. अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इसको ध्यान से सुनते चलो. पूरी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से सेमीकंडक्टर आपका अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा. अगर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है, इफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बहुत पास है, अब हम मान के चलते हैं इफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस. अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास होगा तो r का वैल्यू टेंड्स टू 0 होगा. मेरी बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, तो r टेंड्स टू 0 हुआ. नहीं समझ में आया? ये न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं बहुत पास ले आया, यही रख दूं इलेक्ट्रॉन को यहाँ बिल्कुल पास में, तो r टेंड्स टू क्या हो गया? तो u टेंड्स टू नेगेटिव 0 बट माइनस का साइन आ. u टेंड्स टू, यहां से आप देख सकते हो u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r.
U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा ग्राफ आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। कैसा ग्राफ आएगा बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा। और अगर मान लो ये बहुत पास है, बहुत दूर है, अगर r tends to 0, electron is very far away. If electron is very far away from nucleus, अगर ऐसा हो, electron is very far away from nucleus, r tends to infinite होगा, तो u tends to 0 होगा। ये equal to 0 नहीं है, इक्वल नहीं, इक्वल तो होगा नहीं, ये टेंड्स टू 0 है। अगर मैं ऐसा कहूं, इफ r इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस में तो नहीं आ सकता ना इलेक्ट्रॉन, कुछ तो डिस्टेंस रहेगा। अगर मान ले बहुत पास है, यानी कि r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू 0। लेकिन ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना, तो ग्राफ इसका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड और फोर्थ में आएगा। थर्ड और फोर्थ में आएगा। तो इस ग्राफ को मैं बना के दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। सुनते चलिए और देखते भी चलिए, लिखते भी चलिए। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, बच्चों, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द r, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज r। और मान लो यहां आपका दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट, दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। मेरी बात ध्यान से सुनिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आया ना? ऐसा बनेगा। हाँ या ना? हाँ। तो ये आपका बना ग्राफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चलो बाद में लिख लेना, पहले सुनने का काम करो। ये क्या है बेटा? पोजीशन। ये क्या है? यहाँ मान लो न्यूक्लियस है, यहाँ क्या है? न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन होता है? कौन सा ऑर्बिट होता है? 1s, फिर 2s, 2p, 3p। बात समझ में आई? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, तो सबसे पहले क्या आता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ऐसे आता है, ऐसे ही आता है। अगर आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 इस तरह से आगे बढ़ता है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास में क्या होगा? न्यूक्लियस के सबसे पास में क्या होगा? 1s, 1s से दूर 2s, 2s से थोड़ा दूर 2p, 2p से थोड़ा दूर 3s, 3s से थोड़ा दूर 3p। हाँ, जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाओगे, ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की पहली जो सेल है ये 1s है, दूसरी सेल है कौन सी है? 2s, तीसरी सेल कौन सी है? ये 1s है बेटा, ये 2s है, ये 3s है। 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, फिर क्या आएगा? 3p, 3s, सॉरी, फिर क्या आएगा? 3s। तो न्यूक्लियस के सबसे पास में क्या होता है? 1s। दिस इज r1s। न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? 1s। तो ये इसका एनर्जी लेवल हो गया E1s। E1s R नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगी। क्या कह रहे हो बेटा? R जब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नहीं होगी। R नेगेटिव नहीं हो रहा है, R तो कुछ भी होगा। R तो सेपरेशन है, R तो क्या है? सेपरेशन। R तो कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव कहां से होगा? R तो पॉजिटिव ही होगा, R पॉजिटिव है, लेकिन ये साइन क्या है? नेगेटिव। ये साइन क्या है? R तो कुछ भी वैल्यू होगी, U क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो ये वाली एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? U को।
ये वाली एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आर को। तो यहाँ देखो आर तो पॉजिटिव ही है, ये आर का पॉजिटिव है। अरे रुको मैं बता रहा हूँ यार। एक्चुअली सर एक बार से ग्राफ के अंदर जो सर आपने लाइन बनाई है थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर दो। अरे सुनोगे सब तो एक्सप्लेन तो हम सारा ही कर देंगे। एक मिनट रुको जरा। सबसे पास में क्या है इसके, 1s है। मान लिया यहाँ पे आपका r 1s है, ये 1s, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये हो, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये हो, ये इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हो। क्लियर है? तो ये इसका एनर्जी लेवल आया E1s। ऐसे ही इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा R2s, R क्या आएगा 2s, ये इसकी एनर्जी लेवल है। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे यहाँ से तो फिर क्या आएगा 2p, और क्या आएगा फिर 2p। तो ये एनर्जी ऑफ 2s। एक मिनट रुकना, E2p। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे R क्या आएगा 3s, R3s। और आगे बढ़ोगे तो R3p, R3p, R3p। जैसे जैसे आप ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे ये ऑर्बिट बढ़ते जा रहा है, ये R बढ़ता जा रहा है, तो ये एनर्जी जो गैप है ये कम होता जा रहा है। एक ऐसा आएगा जहां ये क्या करने लग जाएंगे, धीरे धीरे ओवरलैप करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे, ओवरलैप करने लग जाएंगे। तो अब मैं एक बार वापस से इसको पूरा रिमाइंड कराता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर एन एटम, यहाँ से मुझे ये मिला U इक्वल टू माइनस के Z² फॉर R। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी, नेगेटिव ही आएगी। टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। U जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके R के, तो ये बेसिकली ग्राफ कैसा जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाएगा। आपका R नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप एक रेफरेंस फ्रेम लेते हो, ये आपका न्यूक्लियस है, तो R इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो दोनों ही केस में जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमने माना कि ग्राफ सिमेट्रिक होगा, जैसा ग्राफ इधर बन रहा है वैसा ग्राफ इधर बना। करस्पॉन्डिंग जितना ऊपर है उतना नीचे है। अगर एक पोजीशन है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से आपने देखा R1s के करस्पॉन्डिंग आपने एनर्जी देखी, R1s के करस्पॉन्डिंग अगर आपने एनर्जी देखी तो ये E1s आया, यानी कि इसको आपने A कहा। अगर इधर भी हो सकता है ये, तो ये यहाँ पे जो 1s में चार्ज पार्टिकल है, 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो A से B तक घूम सकता है फ्रीली। कहां से कहां तक घूम सकता है, A से लेके B तक। ऐसे ही जो 2s में है, 2s में है वो लेके घूम सकता है C से लेके D तक। इसके अंदर है वो घूम सकता है कहां से कहां तक, E से लेके F तक। इसके अंदर है जो कहां से कहां तक घूम सकता है, A से लेके H, जिसे लेके H तक। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर, न्यूक्लियस से आपका कांटेक्ट और आपका जो एनर्जी है वो कम होता जाएगा। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन, ऊपर जो और ऊपर ये जो ऑर्बिट है, ये जनरली ओवरलैप होते हैं, ये जनरली ओवरलैप होते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस नहीं है। और जो सबसे मोस्ट आउटर सेल होती है जिसको आप क्या कहते हो, बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है, उसको तो आप फ्रीली आप आराम से निकाल सकते हो बाहर। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो वैसे वैसे ये इस तरह से इसका एनर्जी लेवल बनता है, और इसी को कहते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन एटम। एक सिंगल एटम के लिए हमने इसको ऐसा कुछ कहा, फॉर एन। दो एटम के लिए देखेंगे, बहुत सारे एटम के लिए देखेंगे, एक एटम के लिए कुछ इस तरह का एनर्जी बैंड डायग्राम। क्लियर है, लिखिए। अगर R नेगेटिव लेंगे तो फिर U पॉजिटिव हो जाएगा। R नेगेटिव नहीं है, ये एक सिमेट्री है। चार्ज पार्टिकल आपका ऊपर जा सकता है तो नीचे भी तो आ सकता है। मेरी बात सुनो, ये न्यूक्लियस है, ये आपका Ze है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये भी तो आ रही है। ये अगर आपका R है तो ये भी तो आ रही है,
ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, इधर भी आ सकता है, इधर भी तो आ सकता है। तो ये इसका एक एनर्जी लेवल हो गया, इस चार्ज पार्टिकल का ये एक एनर्जी लेवल हो गया। इसमें ये यहाँ तक मूव कर सकता है, ए से लेके बी तक मूव करता है, ये बता रहा है। ऐसे ही सेकेंड एनर्जी लेवल में आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, ये इसका एनर्जी लेवल हो गया। बेसिकली दीज आर द एनर्जी लेवल, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एज एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो ये एनर्जी लेवल ऑफ 1s है, एनर्जी लेवल ऑफ 1s है, ये एनर्जी लेवल ऑफ 2s है, मैंने लिखा है E2s, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ 2s। एनर्जी लेवल के बॉडी बनाना R1s, R2s, R2p कहां गया, और ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है। ये एक सिंगल एटम के लिए है, ये एक सिंगल एटम के लिए है, कुछ इस तरह का बनेगा, एक सिंगल एटम। सर आपको ऑनलाइन लास्ट में डाउट सर हाँ बेटा, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहाँ होता है? क्या कह रहे हो? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो ये हाँ। बिल्कुल भाई बस समझ, यहाँ इसमें क्यों? नहीं आया फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसमें नहीं आया ना, पूछ रहा हूँ मैं। तो जब आएगा तो मैं बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? वही तो पूछ रहा हूँ सर। तो मैं तो बताऊंगा ना, तो ये बीच में ऐसे फोकट की फिजूलबंदी मत किया करो। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो ठीक है। हाँ ठीक है, हमें जो बता रहे हैं उसको चिंता नहीं है। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? सर एक चीज पूछना है सर, ये एनर्जी लेवल के ऊपर सर क्या लिखा है सर? एनर्जी लेवल ऑफ 1s, ये एनर्जी लेवल ऑफ 2s, E1s, E2s, E2p, E3s, E3p। सर वो एनर्जी लेवल के ऊपर क्या लिखा था, एनर्जी लेवल? क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं सुको सर, दिख गया था, एनर्जी लेवल ऑफ 2s लिखा है क्या सर वो? ये बेटा एनर्जी लेवल ऑफ 1s, एनर्जी लेवल ऑफ 2s, जैसे ये E1s। यस ओके सर, ओके सर। सर हाँ आर बेटे, टेंडिंग टू जीरो कैसे हो सकता है? अगर आप कितना भी पास ले जाएंगे उसका न्यूक्लियर की रेडियस और इलेक्ट्रॉन की रेडियस होगा, एटॉमिक लेवल पे उसको नेग्लेक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यार जीरो, बट टेंस टू जीरो है, टेंस टू जीरो का मतलब है वो उसके बहुत पास है। मैंने ये कहा है R टेंस टू जीरो, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के बहुत बहुत पास रख लिया, हमने न्यूक्लियस के बहुत पास मान लिया। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस पे रख लिया है, ये न्यूक्लियस कुछ तो सेपरेशन होगा, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर इसके बहुत पास हो, तो जितना ज्यादा पास होगा उतना वो टेंस टू इंफिनिटी जाएगा। अगर ये जितना ज्यादा पास होगा, ये R अगर टेंस टू जीरो होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी टेंस टू नेगेटिव इंफिनिटी जाएगा। अगर R टेंस टू इनफाइनाइट जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी टेंस टू जीरो जाएगा। ये मतलब है अगर चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। चार्ज पार्टिकल जितना दूर जाता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी उतना टेंस टू जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब इसको रफ करें, ये एक एटम का था, अभी हम देखेंगे दो एटम का, फिर पूरे के पूरे लैटिस का। बात आई समझ में? एक एटम के लिए हमने देखा, अब एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर टू एटम्स, फॉर टू एटम्स। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर टू एटम क्या होगा बेटा? एक एटम का, अभी भी हमने एनर्जी बैंड डायग्राम देखा, ये U, ये R, ये एनर्जी बैंड डायग्राम एक एटम के लिए कुछ ऐसा बना था, ऐसा ऐसा। दूसरे एटम का ध्यान से देखते चलना, दूसरे एटम का अगर आप एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हो
तो ये कुछ ऐसा बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बेटा दो एटम का, ये एक आपके पास कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस 1 है, ये न्यूक्लियस 2 है। यहां मान लिया दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस 2 एंड 2, ये आपका N1 है। अब ये किसी भी एक एटम का एनर्जी बैंड डायग्राम है ऐसा, और ये किसी भी एटम का एनर्जी बैंड डायग्राम है ऐसा। तो ये R1s है, R1s पे यहाँ पे क्या होगा बेटा E1s ऐसा। कोई दिक्कत? R2s पे ये क्या होगा E2s, कोई दिक्कत? और ये क्या होगा बेटा E2p, E2p, ये क्या होगा बेटा E3s, कोई दिक्कत बच्चों? अगर ऐसे ही इन द सेम वे ये E1s होगा इसके लिए, ये E2s होगा इसके लिए बेटा, ये E2p होगा बेटा इसके लिए, और ये कहीं क्या होगा E3s होगा। बात आई समझ में? E1s, E2s, E2p, E3s होंगे तो ऊपर भी, लेकिन उनको मैंने अभी नेग्लेक्ट कर लिया, मैंने अभी इसको कंसीडर नहीं करता। E1s, E2s, E2p, E3s, इसके ऊपर भी बहुत सारे होंगे, लेकिन अभी मैं वहां तक नहीं जा रहा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये बेसिकली एक के ऊपर एक बहुत पास आते हैं, ओवरलैप करने लग जाते हैं। जनरली हम यहीं तक अभी बात कर रहे हैं। अब ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। अगर आप इन दोनों एटम को एक दूसरे के पास लाते हो, अगर आप इन दोनों एटम को एक दूसरे के पास लाते हो, अगर आप इन दोनों एटम को एक दूसरे के पास लाओगे तो क्या होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले सुन लो। When two atoms are brought closer to each other, when two atoms are brought closer to each other, दो एटम को, इसका बेटा ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये बेटा इसका एनर्जी बैंड डायग्राम है। आप इन दोनों को पास में लेके आओगे, पास में लेके आओगे, आपको लगता है ओवरलैपिंग होगी? हाँ या ना? अगर आप दो एटम को, when two atoms are brought closer to each other, then at a particular separation, किसी एक सेपरेशन पे, किसी भी एक सेपरेशन पे ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। मान लो आप इसको इसके पास लेके आओ, इसको इसके पास लेके आओ, इन दोनों को पास लेके आ रहे हो, इन दोनों को पास लेके आ रहे हो, और पास लाए, और पास लाए। सबसे पहले ऊपर की ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी क्योंकि बहुत छोटे। आप जैसे जैसे R को कम करोगे, इन दो एटम है, ये एटम 1, ये एटम 2, ये एटम 1, ये एटम 2। मान लो अभी इनके बीच में कोई सेपरेशन है, आप इनके सेपरेशन को कम कर रहे हो, सेपरेशन को कम किया, सेपरेशन को कम किया, सेपरेशन को कम किया, एक पर्टिकुलर ऐसा सेपरेशन आया जिस सेपरेशन के ऊपर इनके दोनों के ये जो एनर्जी लेवल है वो क्या कर गए? ओवरलैप कर गए, ओवरलैप कर गए। और ओवरलैप करने के बाद कहानी कुछ ऐसी बनी, इधर दिख रहा है, दिख रहा है, ये ऐसा, इसका ये ऐसा, आएगा समझ में? एक इसका इधर भी होगा, एक इसका इधर भी होगा। जब आप इन दोनों को पास में ला रहे थे, जब आप इन दोनों को पास में ला रहे थे, तो ये तो 1s है, ये E1s है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी E1s है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी आपका E2s है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर भी आपका E2s है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका E2p है, और ये अभी भी आपका ये आपका E2p है। और इस सेपरेशन पे ये आपने इसको कुछ भी मान लिया x, x से जैसे ही ज्यादा हुआ तो आपका ये जो मान लिया E3p ओवरलैप कर गया, E3p क्या कर गया? ओवरलैप। E3p आपका ओवरलैप कर गया, ये आपका E3p, E1s, 2s, 2p, E3s आया, ये क्या आया? 3s आया, E3s आया। तो E3s जैसे ही ओवरलैप किया, E3s जैसे ही ओवरलैप किया, तो E3s में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, अब वो यहां से लेके यहां तक फ्रीली मूव कर सकता है। बात समझ में आई? E3s में जो भी इलेक्ट्रॉन अगर होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्रीली मूव कर सकता है यहां से यहां।
बाकी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो यहीं तक रहेंगे, इसके अंदर है यहीं तक रहेंगे, इसके अंदर है यहीं तक रहेंगे, इसके अंदर है यहीं तक रहेंगे, इसके यहाँ तक। लेकिन जैसे ही ओवरलैपिंग हुई, आप इन दोनों एटम को पास लाए, इन दोनों एटम को पास लाए, एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई। एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे क्या हो गई? ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही ओवरलैपिंग स्टार्ट हुई तो जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल है, जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल है, उस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल में अगर कोई मॉलिक्यूल कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री है यहां से यहां तक मूव करने, यहां से यहां तक मूव करने के लिए। अब ऐसे हमने दो इलेक्ट्रॉन को, दो एटम को जोड़ा। सॉलिड में तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऐसे एटम होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है और वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ऐसे। इसके बगल में एक और एटम होगा, एक और एटम होगा, एक और एटम होगा। उन भाई साहब को जवाब मिल जाएगा जो आप पूछ रहे थे ना, फॉरवर्ड एनर्जी गैप। अभी आप रुको जरा। तो ये पूरा का पूरा जो बैंड बना, इस बैंड को कहते हैं कंडक्शन बैंड। ये अभी दो एटम के लिए है। तो जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड, अगर इस बैंड को क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। इस कंडक्शन बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री होता है मूव करने के लिए थ्रू आउट द लैटिस, थ्रू आउट द। और ये अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, इट इज फ्री टू मूव थ्रू आउट द लैटिस। अगर आप लैटिस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा। अगर आप इस एटम के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हो, ये प्लस और ये माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर आ गया, जो ओवरलैप्ड वाले ऑर्बिटल में आ गया, इसी ओवरलैप्ड वाले ऑर्बिटल को कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्शन। ये अभी हमने देखा टू एटम के लिए, अभी हम देखेंगे फॉर द कंप्लीट लैटिस। आप डायग्राम बनाएंगे, पहले ये वाला डायग्राम बनाएंगे, फिर ये वाला बनाएंगे। दिस वन फॉर न्यूक्लियस 1, दिस वन फॉर न्यूक्लियस 2। उसके बाद देखेंगे व्हेन टू एटम्स आर ब्रॉड। पहले तो इन दोनों को डायग्राम को नोट कीजिए बेटा। दिस वन N1, दिस वन फॉर N2। और जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप का पूछ रहे थे उनको मैं बता दूं कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना है, तो फॉर दैट पर्पस यू नीड सम एक्सेसिव एनर्जी, excess amount of energy. That amount of excess energy which is required to transfer the electron from valence band to conduction band, that energy we called as forbidden energy और एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मेजर करते हैं और हो गए बैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो जो भाई साहब हमसे पूछ रहे थे क्या उनको क्लियर है फॉरवर्ड एनर्जी क्या है? जिन्होंने भी पूछा था आई डोंट नो। ओके, थैंक यू सर। बेटा वो सब आता है मतलब, लेकिन थोड़ा सा क्या सब्र भी रखना होता है। मुझे पता है तो अभी तुम बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे दिमाग में, लेकिन फैक्ट ये होता है एट द एंड ऑफ द क्लास वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा भी वादा है। हाँ डाउट आते हैं, अब बीच बीच में आप टोकते रहोगे तो मैं वहां तक पहुंचूंगा ही नहीं। अभी रुको रुको यार, रुको पूरा। जब ये दोनों डायग्राम आपने लिख लिए हैं, ये दोनों डायग्राम आपने बना लिए हैं, तो इसके बाद में लिखना है when two atoms are brought closer to each other। इसका फायदा तो इलेक्ट्रिसिटी पता चलेगा ना। हाँ भाई, when two atoms are brought closer to each other, then at a specified distance, at a specified separation, then at a specified separation, overlapping of orbital, overlapping between orbitals starts, overlapping between orbital starts। In this situation, पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं आपको बोलना स्टार्ट करूंगा। ये दो डायग्राम बनाने हैं, दो डायग्राम अभी तक नहीं बना पाए थे। डायग्राम 1 N1, डायग्राम 2 लिख लिया।
बच्चों ये लिख लिया आपने, दोनों डायग्राम बना लिए। इसमें लिखिए when two atoms are brought closer to each other, when two atoms are brought closer to each other, then at a specified separation, overlapping between orbital starts, overlapping between orbital start। फिर आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, this diagram, then you have to note down in the book। सर हिंदी में बोल दो। जब दो अणुओं को एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो किसी निश्चित दूरी पर उनके कक्ष एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, और फिर ये डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बनाना है कि ओवरलैप हो गया। ओवरलैप कौन हुआ है यहाँ पे? 3s हो गया। ओवरलैप कौन हुआ है? 3s हो गया। ओवरलैप कौन हुआ है बेटा यहाँ पे? 3s हुआ है। अब आप इस सिचुएशन में आप देख सकते हो 3p भी तो हो सकता है। सारे हुए 3s के ऊपर जितने भी वो सब हुए, 3s के ऊपर जितने हैं वो सब हुए, 3s के नीचे वाले नहीं, वो 3s होगा तो 3s के ऊपर जितने भी वो सब क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। अगर आप इस सिचुएशन की बात करो, इन दिस सिचुएशन, बातें नहीं भाई साहब, बातें नहीं बेटा। इन दिस सिचुएशन 3s क्या हुआ है? ओवरलैप हुआ है। 3s क्या हुआ है? ओवरलैप हुआ है। तो 3s के ऊपर जितने भी हैं ऑर्बिटल अबव 3s, वो सब भी ओवरलैप तो हो ही गए। जब 3s हो गया तो 3s के ऊपर वाले तो अपने आप हो जाएंगे। इन दिस सिचुएशन 3s ओवरलैप हुआ है, तो ऑर्बिट जो 3s के ऊपर है वो सब ओवरलैप हो गए। सो इलेक्ट्रॉन present in 3s orbit is free to move। जो इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिट में है, अब ये फ्री है टू मूव करने के लिए इन होल कंबाइंड 3s ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन present in 3s orbit is free to move in whole combined 3s orbit। जबकि जो 1s में है, 2s में है, 2p में है, वो अपने ऑर्बिट में ही रहेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन 3s में है, जो कि ओवरलैप हुआ है, अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए टू दिस कंबाइंड ऑर्बिट। बात समझ में आई? So the electron which is present in the 3s orbit, it is free to move in whole combined 3s orbit. This is we called as common orbit। इसको ही हम जनरली कह देते हैं कॉमन ऑर्बिट। अगर जो इलेक्ट्रॉन 1s में है, 2s में है, 2p में है, क्या वो दूसरे एटॉमिक जोन में जा सकते हैं? नहीं। कौन जा सकता है? जो ओवरलैप हुआ है। जो ऑर्बिट ओवरलैप हुआ है, अगर उस ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है which is free to move
in the combined orbit, in the common orbit, but the electron present in 1s, 2s and 2p, they are not allowed to move in the other atomic zone. But electron present in 1s, 2s, 2p are not allowed to move in other atom zone. बात समझ में आई? सर अगर दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो उनका पोटेंशियल का साइन अलग अलग होगा ना? दो एटम अगर एक दूसरे के पास में आएंगे, दो एटम, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। हम अब बात कर रहे हैं सिर्फ एनर्जी लेवल से, हम बात कर रहे हैं अभी एनर्जी की ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एनर्जी लेवल को देख रहे हैं। हमारा मेन काम है कि एनर्जी लेवल क्या रहेगा। एनर्जी लेवल अगर आप इन दोनों को पास में ला रहे हो तो एक ऐसा सेपरेशन आता है जिसके ऊपर जिस एटम में आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है, वो एटम के ऑर्बिट ओवरलैप कर जाए, उस एटम के अगर ऑर्बिट ओवरलैप कर जाए तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा उस कॉम्बाइंड इलेक्ट्रॉन कॉम्बाइंड ऑर्बिट में घूमने के लिए, कॉम्बाइंड ऑर्बिट में घूमने के लिए। अगर ऐसे बहुत सारे पूरे लैटिस के एटम, ऐसे पूरे लैटिस के हमने पाइले क्लास में अगर ऐसे पूरे लैटिस के एटम के अगर ऑर्बिट ओवरलैप कर जाएं तो उस ओवरलैप्ड ऑर्बिट में, उस कॉमन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव टू द कंप्लीट लैटिस। अगर आप उस लैटिस के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देते हो, सो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो मोशन करेगा, वो मोशन में आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री टू मूव है वो मूव करने लगेगा, तो चार्ज फ्लो करने लगेगा, तब फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। बात आई समझ में? हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे ना, हम यहाँ के इस पूरे चैप्टर में हम एनर्जी को नहीं पढ़ने वाले हैं। एनर्जी के ऊपर जो चर्चा होती है वो चैप्टर नंबर एटम है, ड्यूअल नेचर में एक चैप्टर आता है एटम, वहां पे हम एनर्जी को चर्चा करते हैं। यहाँ हमारा पूरा फोकस होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बने, उसकी वजह से कंडक्शन कितना हुआ और उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हुआ। क्वेश्चन है 3s के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे? अगर 3s के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ऑफ कोर्स मूव कर पाएंगे। बात समझ में आई? अब आता है, ये तो 2 एटम के लिए था, ये तो किसके लिए था? 2 एटम के लिए था। अगर हम पूरे के पूरे सॉलिड लैटिस के लिए बनाए, सॉलिड लैटिस के लिए बनाए तो क्या होगा? आप बहुत ध्यान से देखना, सॉलिड लैटिस के लिए सिचुएशन क्या होने वाली है। सॉलिड लैटिस के अंदर जो एटम्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, ये बात आपको पता है। सॉलिड भी, अगर कोई सॉलिड है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, दे आर टाइटली पैक्ड, है ना? अगर वो सारे टाइटली पैक्ड हैं, अगर वो सब क्या है? टाइटली पैक्ड है। अब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सॉलिड लैटिस, किसके लिए बात कर रहा हूं? सॉलिड लैटिस के लिए क्या होने वाला है। तो लिखिए इन सॉलिड all atoms are arranged in a fixed lattice structure. In a solid all atoms are arranged in a fixed lattice structure. नहीं अभी नहीं। In a solid all atoms are arranged in a fixed solid lattice structure. Energy band diagram, इसके नीचे लिखिए एनर्जी बैंड डायग्राम, इसी के नीचे लिखना सेकंड पॉइंट, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर ऑल द एटम्स, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर ऑल द एटम्स which are
Sir, energy diagram for all the atom. Energy band diagram for all the atoms which are arranged at a fixed interatomic separation. कुछ ऐसा बनेगा at a fixed interatomic separation. interatomic ध्यान से देखो, ये सब U, ये सब U. इंटरएटॉमिक सेपरेशन, किसी एक स्पेसिफाइड इंटरएटॉमिक सेपरेशन के ऊपर मैंने कहा ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई, तो उस स्पेसिफाइड इंटरएटॉमिक सेपरेशन के करस्पॉन्ड जो आपके एनर्जी लेवल डायग्राम होंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम होंगे, उनको मैं बना के दिखा रहा हूं। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, इधर 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 इधर, तो आप कहोगे इस पर्टिकुलर सेपरेशन पे ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई है। इस पर्टिकुलर सेपरेशन पे क्या हो गई, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आपका क्या होगा E2P, इसके नीचे क्या होगा E2S, इसके नीचे क्या होगा E1S, है ना। इसके ऊपर एक और होगा, इसको आपने कहा E3S है, ये क्या है 2P के ऊपर 3S आएगा ना, 1S 2S 2P 3S, तो मैंने कहा 3S वाला ओवरलैप कर गया पूरे लेटेस्ट के लिए मैंने बात की है। तो ये जो 3S, ये जो आपका बना बैंड, इसी बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसी बैंड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर कोई प्रेजेंट है, अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस कंडक्शन बैंड में, इस कंडक्शन बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मेरी बात सुनो, सोडियम को जरा बताना, तो सोडियम क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। बच्चों में सोडियम की बात कर रहा हूं, मेरे पास सोडियम है, सुन लो पहले ध्यान से। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर हम सोडियम सॉलिड लैटिस की बात करें तो सोडियम के अंदर अगर हम मान लेते हैं 3s ओवरलैप किया है, क्या किया है 3s ओवरलैप किया है, तो हर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन कहां है इसका कंडक्शन बैंड में, क्योंकि 3s वाला क्या कर गया ओवरलैप कर गया, 3s वाला क्या कर गया ओवरलैप कर गया। तो 3s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है इस पूरे लैटिस के अंदर मूव करने के लिए। द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द 3s ऑर्बिट, इट इज फ्री टू मूव टू कंप्लीट थ्रू आउट द लैटिस। अगर आप इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसकी वजह से करंट फ्लो होने लगेगी। तो ये जो बैंड बना, इस बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ गए, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपके जो बैंड है, इनको कहते हैं बेटा, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको कहते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। ये जो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, ये है फ्री टू मूव। तो ये मूव करता है जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो। आई बात समझ में? जो आप करते हो ना मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की कहानी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है कंडक्शन बैंड में है। अगर ये कंडक्शन बैंड में है, these are free to move throughout the lattice। अगर आप इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश करते हो, अगर आप इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसकी वजह से करंट बनेगी। तो जो करंट बन रही है ना, ये जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से बन रही है। ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से नहीं बन रही। बात आई समझ में? लिख लीजिए, दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सॉलिड लैटिस, और इस बैंड को कहते हैं कंडक्शन बैंड। अभी आप एक और बैंड पढ़ोगे, बैलेंस बैंड। सर 3s के या 3p से भी तो स्टार्ट हो सकती है कोई एटम्स में। अब हो सकता है, लेकिन क्या 3p में इलेक्ट्रॉन है यहाँ?
अगर होगा तो ओवरलैप कर जाएगा। हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर आपके पास जब 3s ओवरलैप हो रहा है तो भैया इसके ऊपर जितने भी वो सब ऑटोमेटिकली ओवरलैप हो गए। 3s जब पता ओवरलैप कैसे कर रहा है चलेगा कौन सा ओवरलैप हो रहा है? पर अगर आपका कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर ओवरलैप कर जाओ, उससे क्या फायदा भाई तो साहब? लास्ट वाली ओवरलैप होगा ना। ये अगर 3p भी तो ओवरलैप कर रहा है भाई, तो भैया ओवरलैप कर जाओ, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं सर लास्ट वाली ओवरलैप होगा ना सर। ओवरलैप की स्टार्टिंग कहाँ से होगी सर, कैसे पता करेंगे? वो भी पता चलेगी ओवरलैपिंग की स्टार्ट कहां से होगी। रुको जरा, अब ये आपको समझ में आया एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सॉलिड लैटिस। इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपके ऑर्बिट है 1s 2s, इनमें इलेक्ट्रॉन यही के यही रहेंगे, ये कहीं भी नहीं मूव करने वाले। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, दे आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दे आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? तो अगर किसी भी मेटल में कंडक्शन बैंड में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही गुड कंडक्टर होता है, उतना ही। आप चाहते हो कि कंडक्टर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराए तो आप ये चाहोगे प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड में, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड दैट लीड्स टू द मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉडी। More number of free electrons, more is the conductivity। बात आई समझ में? अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा बनाओ कंडक्टर जो बहुत अच्छा हो, तो आप ये चाहोगे कि उस कंडक्टर की एनर्जी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होनी चाहिए। कंडक्शन बैंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उतना ज्यादा चार्ज कैरियर बढ़ेगा, जितना ज्यादा चार्ज कैरियर है उतना ज्यादा उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की एबिलिटी आ जाएगी। 1 मिनट सर, एक चीज पूछना था सर। आपने बताया सर जैसे कि अगर सर कंडक्शन जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कंडक्शन बैंड में उतनी ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी होगी। इसका मतलब सर जितना कम सर किसी भी एलिमेंट का सर एटॉमिक नंबर होगा सर, तो उतनी ज्यादा सर उसकी कंडक्टिविटी होगी सर। नहीं, हम ला भी तो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। अभी तो आपने सिर्फ ये पढ़ा कि कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के और तरीके देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ कंडक्शन बैंड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी एक नहीं और सर, देखो सर इसमें सर देखा ना सर कि जो बैंड करता है कंडक्शन बैंड में वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सर लगभग सर लास्ट ऑर्बिट में होते हैं सर। तो सर जिसमें सर ऑर्बिट नंबर कम होंगे सर, तो लास्ट ऑर्बिट तो उसमें उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना सर, तो इस वजह से। ठीक है, तो सर इस वजह से आगे बोलिए। तो फिर सर मतलब सर बताइए सर, मतलब सही है कि गलत है? देखिए, अगर आपके पास बैलेंस बैंड होता है जिसको हम कहते हैं लास्ट आउटर मोस्ट सेल, अभी हम सेल की बात करेंगे फिर बैंड की बात करेंगे। अगर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर बैलेंस कोई भी आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है, कोई भी रैंडम XYZ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं तो वो भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, तो वो भी तो क्या बन गए? फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है, ये बात भी सही है कि अगर जितने ज्यादा आप जितना कम एटॉमिक नंबर करोगे तो उतने कम ही आएंगे, उतने क्या आएगा? कम ही आएगा, उतना कम ही होगा। ठीक है। और सर एक चीज और पूछना है सर कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन सर जो होता है कंडक्टिंग बैंड में सर, कहाँ से सर इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट होते हैं सर? मतलब लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आते हैं क्या? अभी इसको समझाता हूँ, अभी इसको समझाता हूँ। पहले यस ये सर, देख लिया। यस सर।
इसमें जाना है। अब हम बात करते हैं एक बार, नहीं एनर्जी बैंड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड लैटिस। अब एक छोटा सा डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बच्चों दो चीज ध्यान रखना, अगर हम सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, इन अ सिंगल एटम, इसकी बात कर रहे हैं, सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, तो एक सिंगल एटम कैसा हो, सिंगल एटम, हालांकि ये पॉसिबल नहीं सिंगल एटम, लेकिन अगर हम सिंगल एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल्स। तो जिस एनर्जी लेवल को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द एनर्जी लेवल, उसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं बच्चों, सिंगल एटम के इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द एनर्जी लेवल, उसको हम कहते हैं सेल। ध्यान से देखना पूरा कॉन्सेप्ट। ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये इसका 1s होगा, जिसको आपने कहा E1s आया ना, ये इसका E2s होगा सिंगल एटम के लिए, ये आपके पास क्या होगा E1s 2s 2p, ये क्या होगा 2p। अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं, सिंगल एटम के लिए बात कर रहे हैं, सिंगल एटम के लिए। ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस। अगर आप इसके एनर्जी लेवल को डायग्रामेटिकली बनाओ तो ये 1s है, ये क्या है थोड़ा दूरी पे 2s, जैसे से ऊपर बढ़ते जाओगे 2p 3s। बट अगर आप बात करते हो सॉलिड लैटिस की, इसकी बात करते हो सॉलिड लैटिस, तो सॉलिड लैटिस के अंदर एक सिंगल एटम तो नहीं हो सकता, एक एटम के चारों तरफ क्या होते हैं, एक एटम के नेबर में, उसके नेबरहुड में बहुत सारे एटम होंगे। मैंने मान लिया आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बगल में एक और न्यूक्लियस होगा, इसके बगल में एक और न्यूक्लियस होगा, आया ना। तो इन न्यूक्लियस की वजह से दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अदर न्यूक्लियस, ये आपका एक न्यूक्लियस जो सॉलिड की बात कर रहे हैं, ये एटम, ये आपका न्यूक्लियस है। तो सॉलिड के अंदर एक एटम अपने आसपास बहुत सारे एटम से सराउंडेड रहता है, बहुत सारे एटम से सराउंडेड रहता है। तो ये इसका एक एनर्जी बना, एनर्जी लेवल बना। तो इन सराउंडेड एटम की वजह से, इन सराउंडेड एटम की वजह से इसका एनर्जी क्या होता रहता है, मॉडिफाइड होता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल एटम, दिस एटम इज सराउंडेड बाय द नेबरहुड एटम्स। ये नेबरहुड एटम्स की एनर्जी को कभी बढ़ा देते हैं कभी कम कर देते हैं, ड्यू टू द थर्मल ऑसिलेशन, ड्यू टू द थर्मल कोलिजन। तो इन कोलिजन, थर्मल कोलिजन की वजह से इसका एनर्जी बार बार क्या होता रहता है, मॉडिफाइड होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये एक लोअर वैल्यू लेता है, एक हायर वैल्यू लेता है, इसको हम कहते हैं बैंड। क्या कहते हैं, ये आपका E1s बना। अब ये इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड किसके लिए, सॉलिड लैटिस के लिए। सॉलिड लैटिस में जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है वो मॉडिफाइड होती रहती है, एनर्जी क्या होती रहती है, मॉडिफाइड होती रहती है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर नेबरिंग एटम्स। वो थर्मल कोलिजन, बहुत सारे कोलिजन, किस कोई भी वजह हो सकती है, जैसे उनके पास एनर्जी है वो कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो एनर्जी ट्रांसफर भी हुआ है। तो इस कोलिजन की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ती घटती रहती है। तो हम एक रेंज लेके चलते हैं, ये एनर्जी की रेंज लोअर से लेके हायर तक हो सकती है। ऐसे ही E2s, ऐसे ही E3s, ऐसे ही E1s, E2s, E2p। अगर आप इसको यहाँ पे शो करो तो ये 1s बना, ये आपका बना 2s,
E2S, ये आपका बना E2P, ये आपका बना E2P। आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने 2S इस तरह का बैंड बनाया, इस तरह का बैंड बनाया। हालांकि बैंड तो 1s में भी होता है, लेकिन ये बैंड बहुत थिन होता है। बैंड तो 1s में भी होता है, लेकिन ये बैंड बहुत बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो 1s ऑर्बिट होता है, इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। उसकी इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग की वजह से इसके ऊपर एनर्जी का मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। एनर्जी का बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको तो हम कहते हैं बैलेंस सेल। थोड़ा और ले, अगर 20 मिनट 1 घंटा आज तक सर टाइम हो गया सर। चलिए ठीक है। क्लास नहीं समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? सर ये तो कर दीजिए। नहीं, अब उनको भी सर बाकी बच्चा पढ़ा देना। समझ में आया कि नहीं आया? Record